देखिए, सीरियल गुम है किसी के प्यार में, इसमें रेखा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो शुरू दिन से पता है। जी हाँ, द आइकॉनिक दीवा रेखा जो है, उन्हीं ने इस शो का शुभ आरंभ किया। उन्हीं की आवाज के साथ, उन्हीं की खूबसूरत चेहरे के साथ इस स्टोरी को टेलीविजन पर इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे में नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के रिसेप्शन पर जब उन्हें देने पहुंची वो अपना ढेर सारा प्यार, तो जाहिर सी बात है कि देखने वाले बस दिल थाम कर रह गए। जिसका दिल से दिल का कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन कितना गहरा होता है वो हम कह सकते हैं इस पल को देखकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नील और ऐश्वर्या के रिसेप्शन की। जरा देखिए इस रिसेप्शन पर एक खास मेहमान बनकर कौन आ गया। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा। अब सच में किसी ने नहीं सोचा होगा कि रेखा नील और ऐश्वर्या के बुलाने पर उनके रिसेप्शन में आ जाएंगी। अब सीरियल गुम है किसी के प्यार में इस शो से रेखा का गहरा नाता है, तो भाई उसी नाते को निभाने के लिए वो आई हैं नील और ऐश्वर्या को अपनी ब्लेसिंग देने। इस रिसेप्शन में जैसे ही रेखा की एंट्री हुई, हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ये सबके लिए एक सरप्राइज था। आपको बता दें, इस रिसेप्शन में रेखा आने वाली है, इसके बारे में केवल नील और ऐश्वर्या ही जानते थे। रेखा आई और उनके आने से हर किसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अब रेखा बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं और इस शादी में आकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक बड़ी अदाकारा का सबसे पहला फर्ज क्या होता है, अपने चाहने वालों को खुश करना। दूल्हा दुल्हन ने तो तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन जरा आयशा को भी देखिए, वो भी एक्साइटेड थी रेखा से मिलने के लिए। काफी ओवरवेलमिंग था सबके लिए कि रेखा मैम आई और इतना टाइम स्पेंड किया हर किसी के साथ। And she remembers everybody and she spoke with everyone. सीरियल की स्टार कास्ट ने भी रेखा से मुलाकात की और आपको बता दें, रेखा ने एकदम इत्मीनान के साथ सबसे मुलाकात की और तस्वीरें भी खिंचवाई। उन्होंने मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से पहचाना, मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात है। एंड genuinely thankful to her and to my star and everybody involved कि मैम यहाँ तक आई। तो कुछ इस तरह नील और ऐश्वर्या के रिसेप्शन में रेखा ने अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाई। इस रिसेप्शन में जमकर नाच गाना भी हुआ। और हाँ, दूल्हा दुल्हन का डांस भी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारी जो कल्याणी है ना, विरोधाभास हो रहा है उनकी फीलिंग्स के साथ। वो क्या है कि इनकी शादी ना चाहते हुए भी बख्शी जगबंधु से करा दी गई। अब ऐसी इनको कोई फीलिंग्स नहीं है एज शी क्लेम्स बख्शी जगबंधु के लिए, लेकिन उनको और राधा को साथ देकर हाय कल्याणी को जलन तो बहुत हो रही है। पर तो अब तक आप सबने देख ही लिया होगा कि कल्याणी और राधा ये दोनों एक दूसरे के रिश्ते में सौतने लगती हैं, लेकिन इनका रिश्ता इतना अच्छा है, इतना बेहतर है कि सौतन नाम क्या होता है इससे ये दोनों अनजान हैं। अब राधा को देखिए, इस सुहागन पूजा होने वाली है और वो चाहती है कि कल्याणी भी सुहागन पूजा में हिस्सा ले, अपने सुहाग के लिए वो व्रत भी रखे और पूजा भी करे। लेकिन विवाह तो विवाह है ना, जब विवाह के वचन ले लिए तो व्रत रखने में क्या है। तो वही कल्याणी का कहना है कि वो आज की नारी है, इन सब में उसका विश्वास तो है, लेकिन फिलहाल अभी उसकी ही कोई इच्छा नहीं है। कल्याणी इज द टुडेज वुमन, क्योंकि शी डज नॉट बिलीव इन दिस। वो सोचती है, उसकी सोच अलग है। वो कहती है कि अगर प्यार करते हो, आपको प्यार दिखाना है पति के लिए, तो खा पी के दिखाओ ना। ये सब क्या है, बिना खाए कौन दिखाता है। सो क्लियरली कल्याणी डजंट बिलीव इन डाइटिंग। बातों बातों में जब जगबंधु वहाँ पर आ जाते हैं तो राधा और उनके बीच कुछ प्यारी प्यारी बातें होती हैं। पहली बार राधा और जगबंधु को इतना करीब देखकर कल्याणी को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब कल्याणी इसे कहते हैं इनसिक्योरिटी, जो कि आपको हो रही है। जगबंधु और राधा का जो रोमांस हो रहा है उसको देख के ऐसी भावनाएं जाग रही है जो उसे पता ही नहीं थी कि शायद उसे ये चीज़ें फील भी हो सकती है कभी ज़िंदगी में, और वो भी स्पेशली जगबंधु के लिए। क्योंकि जब तक आज तक का डायनामिक अगर आपने देखा है कल्याणी और जगबंधु का, तो वो हर समय लड़ते रहते हैं। कल्याणी स्पेशली लड़ती रहती है जगबंधु से, क्योंकि जगबंधु वैसे एक बहुत ही ठहराव वाला कैरेक्टर है, बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर है, लेकिन कल्याणी ऐसी नहीं है। वो बहुत ही इम्पल्सिव है, तो जो है दिल में बोलती रहती है जगबंधु के लिए, जगबंधु को सीधा। तो इस बार उसको कुछ अलग तरह का फीलिंग आ रहा है जगबंधु के लिए शायद। अब लड़ते झगड़ते आपके मन में कब जगबंधु ने घर बना लिया, इस बात का तो आपको पता ही नहीं चला। खैर, आपकी शादी एक समझौते वाली शादी है, लेकिन इस शादी में अब धीरे धीरे मान भी होगा और फीलिंग्स भी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाएगा? जी हाँ, अभिमन्यु और अक्षरा का। वो क्या है ना कि यहाँ पे सीरियल पे ट्विस्ट आया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है पे छेड़छाड़ का मतलब मॉलेस्टेशन का आरोप लगा दिया है अभिमन्यु पर, लेकिन गलत आरोप है ना, और इस चक्कर में बिरलास और सिंघानियाज हो गए हैं आमने सामने। अब इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की सारी जिम्मेदारी है अक्षरा के कंधों पर। तो क्यों नहीं आई? इस चीज का इंतजार कर रही थी वो कि हम यहाँ पे आए, उसके सामने हाथ जोड़े। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मेरी बेटी पर हुक्म चला रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इससे? कोई नहीं, हमें अपना काम करना है, हम करें। जो चीज आएगी बोले जाएंगे, हमारे घर में खड़े रहेंगे। घर में आया मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन तब तक जब तक वो अपनी मर्यादा में रहे। अपना बेटा देख रहा है आपको, मेरी बहन के साथ क्या हो सकता है सोचा भी नहीं होगा। नहीं, वो कौन सा मनहूस दिन था जब इस रिश्ते की बात मिस्टर बिरला और मिस्टर गोयंका में ठन गई है।
ये दोनों आज कुछ इस कदर भिड़ गए हैं ना कि ये किसी की नहीं सुनेंगे। अब मिस्टर बिरला तो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, तो वहीं गोयंकाज भी कम थोड़े ही ना है। अब अभिमन्यु की कलीग ने ही उस पे मॉलेस्टेशन का केस दर्ज करवा दिया है, जिसके चलते अभिमन्यु की इमेज अब पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। अब जिसने इल्जाम लगाया है वो लड़की सरासर झूठ बोल रही है। वही कह के गई थी ना कि मेरे पापा, जानते हो ना मेरे पापा कौन है, उसी का किया करा है ये, मुझे पता है। ये उसी ने कुछ तो किया है जो धमकी दे के गई थी अभिमन्यु को कैबिन में, तो उसी ने कुछ तो, उसके पापा ने मिलके कुछ तो किया है गड़बड़, आई एम श्योर। अभिमन्यु बेगुनाह है, इसकी गवाही अगर कोई दे सकती है तो वो है अक्षरा। फिर क्या मिस्टर बिरला यहाँ पर आए हैं अक्षरा को अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि पुलिस स्टेशन में अक्षरा गवाही दे और अभिमन्यु पर कोई केस ना बने। लेकिन ये बात प्यार से बैठकर भी तो की जा सकती है, लेकिन मिस्टर बिरला प्यार की भाषा तो समझते ही नहीं है। अक्षरा के घर आकर वो बदतमीजी करने लगे। फिर क्या अभिमन्यु भी वहाँ पर पहुँचा और मामले को पूरी तरह से शांत करवाने की उसने कोशिश की। बोलना चाहती है वो, डेफिनेटली बोलना चाहती है, बट वो कुछ रीजंस के वजह से नहीं बोल पा रही है, फैमिली रीजंस की वजह से नहीं बोल पा रही है। बट उसे डेफिनेटली बचाना है अभिमन्यु को, बिकॉज वाई नॉट, वो प्यार करती है, वो जानती है अभिमन्यु ऐसा लड़का नहीं है, वो बदनाम हो रहा है, उसे नहीं होने देना है। तो बोलना तो चाहती हूँ बट नहीं बोल पा रही। अब अक्षरा को तो आरोही कमरे के अंदर ले गई है, तो बताइए कैसे अब आएगी अक्षरा गवाही देने के लिए। सबको लगता है कि फसाद की जड़ तो आप ही हैं, तो एक काम कीजिए, अब आपको मौका मिला है ये बताने का कि आपने कुछ नहीं किया है, और जो किया है वो किसी वजह से किया है। तो भाई जाइए, किसी की मत सुनिए और अभिमन्यु को बचाइए। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे गुम है किसी के प्यार में भैया, जब इंसान प्यार के हाथों यानी दिल के हाथों मजबूर होता है ना, जो भी कह लीजिए, बड़ा मुश्किल होता है अपने पहले प्यार को भूलना, और पाखी के साथ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब सई और विराट की ये जो दोस्ती है नई वाली, बस पाखी को हजम नहीं हो रही। विराट मिशन पर क्या गए, पाखी ने सई को भरना शुरू कर दिया, मतलब कि उकसाना शुरू कर दिया। हमारी दोस्ती हमेशा एक दूसरे के साथ है, हम दोनों बहुत स्पेशल फ्रेंड्स। क्या मतलब ये दोस्ती और विराट, ये दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज करो ही। दोस्ती, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, एक भारी भारी वर्ड्स विराट ने मुझसे सीखे। विराट की खोखली बातों से मैं सपनों के महल में बना, एक एक टूट के बेखने का विराट तो चला गया है, फिर पाखी क्यों आई है सई के कमरे में। अब पाखी को कोई न कोई बहाना तो चाहिए सई के दिल में शक पैदा करने के लिए। फिर क्या, जब सई अपने कमरे में लौट आई है और उस पर अकेली भी है, तो इससे अच्छा मौका उसे मिल ही नहीं सकता है। क्यों तुम मुझे देखकर कितना हैरान क्यों? आप ये क्यों आई बाकी दीदी? विराट से तो यहाँ नहीं है। दोनों के बीच बहसबाजी चल रही है उसी को लेकर। जब सई ने कहा कि विराट मेरे सबसे स्पेशल दोस्त हैं, उसी बात पर पाखी ने ये कहा कि वो मेरा भी कभी स्पेशल दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो अब मेरा कुछ नहीं है, तो एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा। अब चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम दोनों कितने भी दूर क्यों ना हो, कहीं पर भी हो, हमारी दोस्ती हमेशा एक दूसरे के साथ है। हम दोनों बहुत स्पेशल फ्रेंड्स। कम से कम तुम बोलने से पहले ये तो देख लो कि तुम ये बात किससे कह रही हो। विराट ने मुझसे भी अपनी दोस्ती निभाने का वादा किया, लेकिन दोस्ती निभाना तो दूर,
विराट को मुझसे बात करनी है। अब पाखी तो सई के दिल में गलत फहमी पैदा करना चाहती है, ये कहकर कि विराट की जिंदगी में कोई भी उसका स्पेशल दोस्त हो ही नहीं सकता। बॉन्ड करने आई है, जो उनके साथ हुआ वही होता हुआ उनको दिख रहा है मेरे साथ, और बताने आई है कि ये सब पहले हो चुका है, वो देख चुकी हैं जो अभी हो रहा है उनके सामने, दोस्ती, फ्रेंडशिप, तो वो भी उनकी फ्रेंड रह चुकी हैं। तो एक दोस्त की, एक पुरानी दोस्त की ओर से नई दोस्त को एडवाइस। पाखी एक तरह से सही को वॉर्न कर रही है, बिकॉज़ जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि विराट अपने मिशन पे गया था और वो सही से शादी करके वापस लौटा था, तो पाखी वॉर्न कर रही है कि देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि विराट वापस से किसी और को लेकर आ जाए, तो वही कर रही है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है स्पेशली। अब जब कहानी में हम ये देख रहे हैं कि जल्दी सई और विराट के बीच कोई तीसरा आने वाला है या फिर आने वाली है, तो भाई अब ऐसा ही होगा। सदानंद एनकाउंटर में मारा जाएगा और फिर उसकी पत्नी जो माँ बनने वाली है वो आ जाएगी। उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर विराट अपने घर ले आएगा। फिर क्या जो होगा वो आप सबके सामने होगा। एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, आग में घी डालने का काम कर रही है, जला नहीं रही है। मेरे लिए इनसे अलग हुए थे, हाँ। तो फिर अब मेरा भी वो होगा। वो होता है ना कभी कभी, जैसे भले फ्रेंड के बहुत अच्छे नंबर आ जाए, वो जो एक पिक्चर में नहीं था, खुशी तो होती है अगर फेल हो जाता है साथ में तो। ठीक है, विराट मुझसे प्यार करता था, मुझसे वादा किया था दोस्ती निभाने का, तुम्हारे साथ भी यही करेगा पर निभाएगा नहीं, सो बता रही है बस, दैट्स इट। वैसे पर्दे के पीछे आपको सई का एक हुनर दिखाते हैं। सई को अब से सई ज्योतिषी दीदी कहिए, क्योंकि सेट पर वो सबका हाथ देखकर उनका फ्यूचर बताती है। जरा देखिए, जब सेट पर मौजूद लोगों को पता चला सई की इस हुनर का, तो भाई कैसे सब अपना अपना भविष्य जानने पहुंच गए सई के पास। अब सई, हम भी आपसे मिलेंगे और हाँ, ये स्टोरी तो आपके साथ जरूर करवाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो सीरियल की शादी ही क्या जिसमें कोई हंगामा ना हो, और हंगामा होने का ना एक फायदा होता है हमेशा, मतलब ऑफ कोर्स टीआरपी की बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके अलावा भी एक फायदा होता है। हीरो हीरोइन को पता लग जाता है कि आखिरकार वैम्प या विलन कौन है, और कुछ ऐसा ही हुआ कुमकुम भाग्य में। रिया और रणबीर की शादी में प्राची ने जो हंगामा किया, भाई इससे रणबीर को प्राची की असलियत तो पता लग गई ना। हमने प्राची नहीं यहाँ बुलाया, आपने तो मेरी मदद करने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। रिया और रणबीर की शादी में कितना बड़ा तमाशा हुआ। इस तमाशे के बावजूद जब रणबीर की मां प्राची का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल रही थी, उस वक्त देखिए कैसे रणबीर ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। अब ये हाथ पकड़ने का मतलब है कि रणबीर नहीं चाहता है कि प्राची इस घर से जाए। भले ही वो अब प्राची से नफरत करता हो, लेकिन कहीं न कहीं वो प्राची को चाहता भी तो था। अब ये शादी तो रिया के बहकावे में हुई है, तो भाई बहकावे वाली शादी कितनी लंबी चलती है ये तो हम सब ने देखा है। और रही बात प्राची की, तो उसने ठान ली है कि आज सबको सबक सिखा कर ही रहेगी। ये मेरी बहन तमाशा करने की बात करके खुद नाटक करती है। अगर 1 महीने पहले ये नाटक कर रही होती ना, तो मैं भी शायद मैं गलत सोचती, पर जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी है, अब और कोई नाटक नहीं देखना। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी रिया ने किया है वो रणबीर को पाने के लिए ही किया हो,
तो इसलिए वो जो कहती है कि 1 महीने पहले अगर तुम ऐसा कुछ करती तो शायद मैं तुम पे ब्लेम नहीं डालती और ना ही तुम्हें डाउट करती, लेकिन अब वो मेरी एक नहीं सुनने वाली, रिया की एक बात नहीं सुनने वाली है और सबके सामने कह देती है कि रिया उसकी बहन ज़रूर है लेकिन उसे बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं है। अपने हक के लिए वो लड़ी और देखिए इस कदर लड़ी कि नारी संस्थान और पुलिस वालों इन दोनों को भी लेकर आई। आप बताइए ना इस लड़की को कि शादी के बाद मेरे पति पे सिर्फ मेरा ही हक है, इसका कोई हक नहीं बनता और इसका इस घर पे भी कोई हक नहीं बनता। She's not whatever I am. Please just help me now. What? Thank you for this. Just help me. Okay? मैं प्राची नहीं यहाँ बुलाया। मुझे रोकने के लिए, इस घर से निकालने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते, इसलिए मैं अकेले नहीं आई। मैंने तो सिर्फ एनजीओ से मदद मांगी, आपने तो मेरी मदद करने के लिए प्लीज किया। थैंक यू वेरी वेरी मच। अब बताइए कौन कौन यहाँ पर पंगा लेना चाहता है प्राची से। अब रिया जो बात बात पर बखेड़ा खड़ा करती थी, आखिर उसका भी मुंह अब बंद हो गया है। खैर ये हाई ड्रामा तो चलते रहेगा, लेकिन हमें इंतजार है उस वक्त का जब प्राची रणबीर से ये कहेगी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। देखना ये होगा कि क्या ये खुशखबरी सुनकर रणबीर और प्राची फिर से एक हो जाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या है ना कि आज है जिमी शेरगिल का जन्मदिन एंड ही इज 51 इयर्स ओल्ड। आई नो उनकी त्वचा को देखकर उनकी उम्र का पता ही नहीं लगता, लेकिन हमने की खास मुलाकात विद द बर्थडे बॉय और कैसे उन्होंने बताया कि ना सिर्फ उन्हें लगता है कि ऑनर का तीसरा सीजन आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिमी को फिल्म इंडस्ट्री में उनका ड्यू नहीं मिला। ये और ढेर सारी दिल से दिल की बातें विद जिमी शेरगिल। जसजीत सिंह शेरगिल से जिमी शेरगिल. He's a 50-year-old man and he just doesn't look that way. फिल्मों से, रोल से, इन सब चीज़ों से कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, तो अभी बहुत कुछ पाना है. राइट और कन्वीनियंट के बीच में तो राइट को ही चूज करेंगे. गुस्सा इतनी आसानी से नहीं आता है मुझे. जसजीत सिंह शेरगिल से जिमी शेरगिल. एंड माइंड यू, अभी मैं आपको बताऊं कि जो मेरे साथ हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, he's a 50-year-old man and he just doesn't look that way. Yes. इस जर्नी के बारे में बताइए, मतलब जिमी शेरगिल के बनने का कहाँ से शुरुआत हुई? 51 years के बारे में बात करनी तो इतनी आसान नहीं होगी, बट मेरी शुरुआत फिल्मों में तो आई थिंक माचिस के साथ ही हुई थी, गुलजार साहब की माचिस के साथ, और फिर मोहब्बतें और बहुत सारी फिल्में. अब आई थिंक ऑलमोस्ट 150 के आसपास जो हैं वो फिल्में हो गई हैं, और अभी OTT प्लेटफॉर्म जो है वो खुला है, तो कुछ एक आध सीरीज़ यहाँ पे भी हो गई हैं जिसमें बहुत मज़ा आया है करने में, एंड सब नाइस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. और इस वक्त हमारी लेटेस्ट सीरीज़ योर ऑनर का 2nd सीज़न भी आ गया है, जो मैं पूरी मतलब शिद्दत से देख कर आई हूँ. एंड मानना पड़ेगा, जो आर्टिस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड हूँ, वो अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, वो उनका जलवा वहाँ दिखता ही है. एंड या किस तरह के, आई एम तो खैर फ्लोर्ड. आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले योर ऑनर के लिए?
योर ऑनर सीज़न 1 से ही एक आई थिंक कहानी को लेके और कैरेक्टर्स को लेके एक बेस जो है वो बन गया था, और बहुत टाइम से लोगों का यही था कि सेकंड सीज़न कब आ रहा है, सेकंड सीज़न कब आ रहा है, एंड फाइनली द मेकर्स केम अप विद द सेकंड सीज़न। और जिसके बारे में लोगों ने यही कहा कि नॉर्मली फर्स्ट सीज़न के बाद सेकंड सीज़न जो है वो बहुत बड़ा ड्रॉप होता है, बट इसमें जो है वो सेकंड सीज़न लोगों को पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो विच इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। एंड पता नहीं, मुझे ये शायद मुझे ही एहसास है या ऐसा उसमें फील करवाने की कोशिश की है कि सीज़न 3 भी आएगा, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? आना चाहिए इस बार तो आई थिंक। हालांकि इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एन इज़राइली सीरीज़ कोडो, और वहाँ से उनके राइट्स लेके हमारे यहाँ एशिया के लिए या इंडिया के लिए जो भी है हमारी लैंग्वेज में सारे राइट्स जो हैं वो अपलॉज ने लिए और उसे बनाया। अब सेकंड सीज़न आउट हो गया है और जिस तरीके का रिस्पांस लोगों से आया है, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि थर्ड आएगा, क्योंकि कहानी में अभी भी वो गुंजाइश है। ऐसी जगह पे छोड़ जाता है जहाँ पे लगता है कि जिस चीज़ के लिए आपने सारा कुछ किया वो खो गया। सो व्हाट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दैट? तो उसके लिए सीज़न 3 तो बनता ही है। जी, इवन आई एम होपिंग कि जल्दी वो कहानी तैयार हो और हम लोग उसे शूट करें, बिकॉज बहुत मज़ा आता है। आई थिंक ये योर ऑनर में बिशन खोसला का कैरेक्टर करने में आई थिंक मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, मज़ा आता है। हालांकि हमारा फर्स्ट सीज़न जो था उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज दैट वाज प्री कोविड टाइम्स, और उस वक्त जो है वो हम लोगों ने एक नॉर्मल तरीके से एंजॉय किया अपनी शूटिंग को और हर चीज़ को। कोविड के दौरान जो है वो थोड़ा सा सिचुएशन हमारे लिए थोड़ी टफ़ हुई, क्योंकि पैचेस में शूट करना पड़ा। अचानक से हम शूट पे जाते थे आउटडोर पे और लॉकडाउन हो जाता था, हमें वापस आना पड़ता था। बॉम्बे में भी काफ़ी प्रोटोकॉल्स थी, सब कुछ था, बट एंड ऑफ द डे जब चीज़ रिलीज़ होती है, लोगों को पसंद आती है, अच्छा रिस्पांस मिलता है, फिर आप वो सारे बैड एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको भूल जाते हैं। जब मैंने आपसे पहला सवाल वहाँ पे किया कि जसजीत सिंह से जिमी शेरगिल, फ्रॉम अ चॉकलेट बॉय टू समथिंग एज सीरियस एज दिस, मेरा मतलब वही था कि ये जो जर्नी आपकी इस तरह की रही, पहले तो सबसे पहले ये कि कब डिसाइड किया कि एक्टर, और वॉज इट जस्ट कि सबने बोला कि बॉस इसकी शक्ल तो बहुत अच्छी है, इज़ अ चॉकलेट बॉय, ये फलाना, तो ये तो हीरो बनेगा, और वॉज इट योर डिसीजन और वॉज इट योर कॉलिंग? आपको लगता था? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ। मैं इनिशियली उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई साहब जो हैं उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया था कि उन्होंने कहा कि यार तुम जाके बॉम्बे जाके तुम अपनी एक्टिंग क्लासेस करो, आगे देखते हैं क्या करना है। सो बिकॉज़ उन्होंने बॉम्बे का नाम लिया था तो मैंने ज़्यादा उनसे पूछा भी नहीं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे एक्टिंग क्लासेस करनी चाहिए या कुछ। तो एक मन में एक चीज़ आई कि यार बॉम्बे जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं आगे ज़िंदगी में क्या होता है। बस यहाँ आए, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, और पहला रिएक्शन तो ये था कि यार ये जो लड़के लड़कियां जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं वापस चलता हूँ। बट रोशन तनेजा साहब जिनकी मैं एक्टिंग क्लासेस कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि ये लोग जो हैं ये 1.5 साल से यहाँ पे यही कर रहे हैं, और तुम भी देखना कि 1 साल के बाद तुम भी ऐसा ही करोगे, तो तुमको डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेहनत करो एंड यू विल बी doing whatever they are doing today, and so that made me realize कि हाँ यार मेहनत तो 100% करनी पड़ेगी, and that's how it all started। and फिर मेहनत करी, फिर सब कुछ किया, फिर माचिस में एक exactly, मैं इनफैक्ट इस पे आने वाली थी कि माचिस जैसी फिल्में मतलब बहुत कुछ ऐसा बनता है, बट तब जिस टाइम पे माचिस आई थी उस टाइम पे इस तरह की फिल्मों के लिए मतलब ठीक था, मतलब they would be considered as a parallel cinema kind of a thing, मतलब उस जोन में थोड़ा सा। बट गुलजार साहब ऑब्वियसली
एक तो पहली बात ये कि आप यू बीन वेरी लकी कि गुलजार साहब के जी, साथ जी। पहली फिल्म एंड माचिस, मतलब उस फिल्म की क्या यादें हैं और किस तरह से आप उसको देखते हैं? मतलब आफ्टर डूइंग दैट डिड यू एक्चुअली फील दैट आई हैव अराइव्ड इन द सेंस कि बॉस मुझ में ये है, मैं कंफर्टेबल हूँ इस इंडस्ट्री के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक पहली फिल्म थी, बहुत नर्वसनेस थी, बहुत ये था कि यार पहली बार कर रहे हैं, आई होप करेक्ट तरीके से करें, आई होप गुलजार साहब को पसंद आए। तो हर चीज़ जो है बस उतनी ही दुनिया में सीमित थी। और जहाँ तक आई थिंक उन सब चीज़ों का सवाल है, आज भी वो नर्वसनेस रहती है हर किरदार को करने से पहले, हर फिल्म को करने से पहले। आई थिंक हल्का सा वो रहता है कि यार विल आई be able to do it the way it is written or the way it is this thing. So I think that bit has stuck on till there. I think वो उस वक्त कुछ बहुत ज़्यादा होती थी, आज थोड़ी कम होती है, बट नर्वसनेस तो फिर भी है। अभी नर्वसनेस मतलब OTT में डू यू थिंक सभी तरह के एक्टर्स के लिए OTT एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैलेंट को अपनी सही इज्जत और जगह मिली? OTT डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। आई डोंट थिंक व्हाई ओनली एक्टर्स, आई मीन फिल्म मेकर्स, दिस थिंग कोई अच्छा नया डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो पहले लोग थोड़ा सा फिल्मों को लेके डरा करते कि यार फिल्म थिएटर में रिलीज़ होगी, नहीं चलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, अब वो है नहीं प्रॉब्लम। अब तो जितना आप कुछ अलग लेके आओगे, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, एवरीथिंग, जितना आप लेके आओगे उतना ही अपना बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स आपको जो है वो ऑडियंस का मिलता है। एंड स्पेशली जो पहला लॉकडाउन था उसमें तो हमारी ऑडियंस बहुत यूज्ड टू हो गई OTT पे अलग अलग टाइप के, अरे अच्छा ऐसी भी कहानियाँ होती हैं, ऐसा भी सब कुछ होता है, बिकॉज दे वर मोस्ट ऑफ देम बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू द टिपिकल कमर्शियल फिल्म्स। एंड नाउ टुडे दे हैव टेस्टेड ब्लड, दे हैव सीन कि अरे यार ऐसे टाइप का काम भी होता है, स्पेशली जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, जो ब्रिटिश सीरीज़ में हो रहा है, तो यार इस तरीके का भी होता है। तो वो फिर अब जो है उनको उसका मज़ा आने लगा है, एंड आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग। एक चीज़ जो मैं पर्सनली फील करती हूँ और मैं शायद आपको मतलब I feel this, and I don't know what you feel about it, कि आपका टैलेंट जिस लेवल का है शायद उतना बॉलीवुड एक्सप्लोर नहीं कर पाया उसे। आपको कभी इस चीज़ की ये चीज़ कभी परेशान करती है? मैं आपको बता नहीं सकती, आपकी आंखों को देखते देखते मतलब people who work act through their eyes, half the job is done there. So मुझे ऐसा लगता था हमेशा, और इसीलिए that's why I was like मुझे I want to understand this person and I want to do this interview. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आपको बहुत अंडररेट किया और इस इंडस्ट्री में वो मकाम नहीं मिला जो जिसके आप हकदार हैं। I think I take it as a very big compliment. I always say कि जिन लोगों ने भी ऐसी बातें कही हैं, I'm very very thankful to them for it, because I take it as the hugest compliment that has come to me. और जहाँ तक बॉलीवुड की बात रही, अगर अभी तक टाइम नहीं मिला तो भी अभी बहुत टाइम है और मौका है, आप दीजिए, मौका दीजिए, I won't let you down. किस तरह के रोल्स एसेंशली आपने तो एक्चुअली you've done varied रोल्स, आपने मतलब एक चॉकलेट बॉय, एक गुंडा, उस तरह के भी रोल किए, योर ऑनर और ये सब। आपके इफ़ यू हैड टू चूज़, आप किस तरह के रोल्स अपने लिए चूज़ करते और किस तरह का सिनेमा आप करना प्रेफर करते? लाइट हार्टेड रोमांटिक, आई थिंक वो बहुत करना चाहता हूँ मैं, कुछ इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, बट
नहीं ऐसा नहीं। आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि नहीं ऑफ़र होते हैं, बट देन देयर इज़ नथिंग डिफरेंट टू इट। कुछ इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई ना कोई लिख रहा होगा इस टाइम पे, जिसमें थोड़ा लाइट हार्टेड एक कहानी जिसके अंदर कुछ रोमांस हो। ज़रूरी थोड़ा ना कि रोमांस अभी अपने कॉलेज में ही होता है, रोमांस तो मैच्योर होके भी लोगों का होता है। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ वैसा वाला माहौल या कोई कहानी ऐसी कोई लिख रहा होगा तो आएगा जब तो करेंगे। But yeah, I mean, I love doing lighter films and. You are happy, satisfied as far as films are concerned. मतलब आपको हाँ, आप पूरी तरह से मतलब ऐसा क्या है कि जो अभी तक आपने इसमें नहीं किया, आप चाहते हैं कि ये एक इस तरह का एक रोल है जो मैं करना चाहता हूँ, जो फॉर एन एक्टर वो चैलेंजिंग रोल करना, एक ऐसा रोल हमेशा हर एक के इसमें। वो एक सिंपल सी कहावत है कि इंसान पैसों से और एक एक्टर अपने रोल्स से कभी भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। उसकी भूख इतनी होती है कि एक उसको कैरेक्टर मिला तो फिर वो चाहेगा कि अब और कुछ और मज़ेदार आए, फिर मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो वो आई थिंक वो चीज़ ऐसी होती है कि वो कभी भी आपको इस लेवल पे नहीं लाती कि आई एम वेरी कंटेंट एज एन एक्टर कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने सब कर लिया। हमें तो बहुत कुछ करना है। एंड आई थिंक जैसा मैं आपको बता रहा था कि कहीं कोई राइटर्स होंगे जो लिख रहे होंगे कि आज जिमी शेरगिल ने ये कर लिया है, ये नहीं किया है, अब उसके लिए कुछ ऐसा लिखते हैं और ऐसा करवाते हैं जो उसने अभी तक नहीं ट्राई किया है। तो वैसी चीज़ों की हमेशा वेट होती है, ऐसी कहानियों की, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कहानियाँ आएंगी जल्दी और हम करेंगे। योर ऑनर की बात अगर करें तो योर ऑनर में एक सिस्टम पे एक सिस्टम पे एक सवाल था, बहुत बड़ा गहरा सवाल था। हम ये कहना बड़ा आसान होता है कि सिस्टम में ये वाला खोट है, सिस्टम में ऐसे है, ये जज बिका हुआ है, ये ऐसे है वैसा है। ये वाला जो एक पहलू था, ये दिखाना कि उस जज की भी अपनी तकलीफ़ और अपना उसकी भी कितना मुश्किल होता है उसके लिए, वो वहाँ पे जो वो एक डिसीजन ले रहा होता है वो कितना मुश्किल होता है लेने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें करना आजकल के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि यू नीड टू नो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। जी हाँ, आई थिंक एक अच्छा पॉइंट आपने टच किया। द थिंग इज़ दैट सी फर्स्ट सीज़न में क्या था, एक बाप और एक बेटे की कहानी थी। एक बाप हु हैपन्स टू बी अ जज इन द सेशंस कोर्ट, और एक ऐसा जज जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने डिसीशंस के लिए, अपनी जजमेंट्स के लिए ही इज़ नोन टू बी अ वेरी फेयर मैन, ऑनेस्ट मैन, सिंसियर पर्सन। और उसकी एक पर्सनल लाइफ है। उसकी पर्सनल लाइफ ये है कि उसकी बीवी जो है वो आज उसके साथ नहीं है, बेटा जो है वो शायद माँ के साथ ज़्यादा अटैच था, और माँ के गुज़र जाने के बाद अब वो फादर के साथ एक अजीब सी रिलेशनशिप है, जहाँ पे कि वो फादर पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर सकूं, मगर वो ऐसी एज पे है वो बच्चा कि वो कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। और इसी बीच में अचानक से वही बेटा who's in the एज ऑफ ग्रोइंग अप, और वो जाके एक अपना हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व हो जाता है। अब एक जज, सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊं और मैं रिपोर्ट करूं जाके कि भाई मेरे बेटे से ये हो गया है, एंड दैट्स। और जब वो पुलिस स्टेशन जाता है, तब तक सुबह जो हिट एंड रन हुआ था उस चीज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है कि जिस इंसान को उसने हिट एंड रन किया है वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा है। अब इस जज को समझ में आता है कि बॉस, इसको तो मैंने इसके अगेंस्ट जजमेंट दी थी, इसको जेल मैंने भेजा था, मेरा बेटा अगर किसी भी जेल में गया तो वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। एंड नाउ इट इज़
his war against everything to save his child. That was the first season. और फर्स्ट सीज़न जहाँ पे एंड होता है वो कहानी ऐसे मोड़ पे आती है कि यू वांट कि यार टू नो कि यार अब क्या, ये सब तो इसने कर दिया था एंड नाउ ही हैज़ गॉन अगेंस्ट दैट ओनली इन द लास्ट शॉट, सो अब क्या होगा। और वहाँ से सेकंड सीज़न जो है वो करता है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें बहुत पहली बारी मैंने सुना था तो मुझे समझ में आ गया था कि एक बहुत लेयर्ड एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें कि जैसा आप कह रहे थे कि आँखों के साथ, तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें अनसेड होती हैं, आँखों के साथ आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, वो सारा स्कोप जो है इस कैरेक्टर में था। तो इसके बाद इफ़ आई आस्क यू एज एन एक्टर, आपने उसे प्ले किया, आपने उसे महसूस किया, आपने उसे फील किया, अगर लाइफ में एक ऐसी चॉइस आई जहाँ पे आपको राइट और कन्वीनियंट के बीच चूज़ करना हो, तो व्हाट वुड यू चूज़? राइट और कन्वीनियंट के बीच में तो राइट को ही चूज़ करेंगे, मगर अगर ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे एक तरफ मेरी फैमिली है या मेरा बेटा है और दूसरी तरफ कानून है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है इस दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि मैं कानून की तरफ जाऊंगा। आई थिंक एवरीबडी विल गो फॉर द फैमिली फर्स्ट, क्योंकि जो इंसान अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता वो अपने देश को भी नहीं बचा सकता। बहुत as a parent also, now that your son is also ready for Bollywood and all of that, तो आप किस तरह से उसका प्लान कर रहे हैं? मतलब how are you looking at your son? जहाँ तक सवाल है, सब लोगों का ये ख्याल होता है कि अरे नेपोटिज्म है, इनका बेटा हो, ये तो उनको अच्छे से लॉन्च करेंगे, बट how are you training your child for Bollywood? जब वो खुद ट्रेन हो रहा है सो नहीं, अभी ही इज़ ओनली इन द 12th स्टैंडर्ड, ही हैज़ टू डू हिज कॉलेज ऑल्सो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक अभी ही इज़ टू मच इनटू स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो वो अगर उसको ये मौका मिला हुआ है तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम फ्रॉम दैट। I want him to take that path and enjoy the sports and enjoy, because ये एक एज होती है कि अगर उस एज पे हमारे को भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स और फिटनेस में थोड़ी सी पुश मिली होती, इनकरेजमेंट मिली होती, तो हम भी शायद एक कुछ अलग जोन में होते। बट नेवरदलेस हमने अपना वो पार्ट जो है, हमने स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में हम लोग को सब गेम्स खेलनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था, तो हमने उस लेवल पे उस चीज़ को एंजॉय किया। बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू टच हिम, लेट हिम कंप्लीट his schooling, then get into college and do whatever he wants. उसके बाद whatever decision he takes, if he feels that tomorrow he wants to come in the industry, अब इंडस्ट्री भी बड़ी वास्ट होती है, बच्चे का पता नहीं लगता है, maybe he wants to be get into direction, he wants to this thing, ज़रूरी नहीं होता है कि हम अपनी assumptions कर लेते हैं कि अरे जिमी शेरगिल का बेटा है तो वो हीरो बनेगा या कुछ करेगा, वो उसकी चॉइस है। And whatever choice he makes at that point of time, I as a father will have to back him. Any regrets or any things जो आपको लगता है कि पहले any regrets, दूसरा ऐसी कौन सी चीज़ें जो एक होता है ना फाइनल गोल कि I have to finally reach this, ऐसा कुछ first any regret that you have? Any regrets? देखिए बेसिकली ऐसी थिंकिंग ही नहीं है मेरी कि मैं बैठ के रिग्रेट कर, मैं तो बल्कि कोई चीज़ अगर मुझे बॉदर करती है या मुझे ऐसा कुछ लगता है कि इस चीज़ से मैं खुश नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में सोचना बंद कर देता हूँ। और मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ कि जितना आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोचोगे करोगे तो उतना ही आप दुखी होगे। तो अपनी ज़िंदगी कि में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोचिए, आप उसके बारे में उतना ही वक्त अगर आप निकाल के ये डिसाइड करने में लगा देंगे कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, आई थिंक वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा रादर देन थिंकिंग कि आपने क्या गलत किया। गलत जो आपने किया है उससे जो सबसे बड़ा सबक आपको मिलना था वो आपको मिल गया है कि उससे अगर आप कुछ सीख गए हैं तो आपको सबक मिल गया, अगर उससे आप कुछ नहीं सीखे हैं तो फिर अगर वो हादसा आपके साथ फिर वापस से हो जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक ऐसी चीज़ जो पाना चाहते हैं जिसकी चाहत अभी तक मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि एक इंसान पैसों से और एक एक्टर
फिल्मों से, रोल से, इन सब चीज़ों से कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। तो अभी बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ वो करना है, बहुत सी चीज़ें दिमाग में हैं, चाहे वो फिल्मों को लेके हों, रोल्स को लेके हों, चाहे वो डायरेक्शन को लेके हों, कुछ भी हो, बहुत कुछ करना बाकी है। आई थिंक वो उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है, हम भी उम्मीद लगा के रखें कि थोड़ा थोड़ा भी चाहे करें, बट सब चीज़ों को करेंगे ज़रूर। जिमी शेरगिल तो हम लोग जानते हैं, मतलब एज एन एक्टर जो हमने देखा है। जिमी शेरगिल एज अ पर्सन किस तरह से, मुझे पता नहीं, आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा नहीं आता होगा, बट किन चीज़ों से गुस्सा आ सकता है, या आप लाइक व्हाट इज़ जिमी शेरगिल लाइक? ये तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है बताना कि व्हाट इज़ जिमी शेरगिल लाइक, बगैर बट हाँ, गुस्सा इतनी आसानी से नहीं आता है मुझे, बट आई एम सेव्ड। मगर जब आता है तो फिर वो कुछ ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होनी होती है जो नॉर्मल बेसिस पे ना हुई हो, तभी कुछ उस टाइप का गुस्सा आता है। बट अदरवाइज आई थिंक आई एम हैप्पी गो लकी गाय यार। आई एंजॉय माई वर्क, I am not a multitasking kind of a person because I am old school, so मेरा वो एक दिशा में ही दिमाग चलता है। तो अगर मैं एक महीने के लिए कोई शूटिंग कर रहा होता हूँ, किसी चीज़ में होता हूँ, तो मेरा दिमाग सारा उधर ही होता है, और उस दौरान बस कई बार फ़ोन कॉल्स रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्योंकि मैं एक चीज़ यही समझता हूँ कि यार मेरा मेन मुद्दा आज के दिन का क्या है। वो आज के दिन का ये है कि यार ये सीन्स हमें दिए गए हैं, ये हमें अच्छे से करने हैं, और हम कोशिश करके उस चीज़ को करेंगे। तो कई बार जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिन में बोल दी जाती हैं बाय मैनेजर समथिंग कि ये आपने पोस्ट करना है, ये आपकी फिल्म जो है रिलीज़ पे है, तो कई बार वो 2-2 दिन डिले हो जाती है क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। And to get into that zone, to be posting that and what you type and all that, whatever. So I think because of being old school, I am not a very multitasking kind of a person. बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी नहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव। मतलब मैं जब भी हो सकता है ट्राई टू पोस्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट वो आर्ट मुझे आज तक समझ नहीं आई कि 24 आवर्स कुछ ना कुछ डालते रहो जिससे कि कुछ कमाल के फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते रहें, सब कुछ है। तो वो थोड़ा सा अभी मुझे उसको फिगर आउट करना है और कुछ उस तरीके की चीज़ें करनी है, क्योंकि करके तो सब कुछ देखना चाहिए, आपको भी ज़माने के साथ साथ चलना है, तो वो भी करेंगे, एक पॉइंट आएगा तो। पंजाब से हैं तो आई मीन ऐसा कोई भी नहीं होगा पंजाब में जो गाना नहीं गाता। हाउ आर यू, हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ एज अ सिंगर? नहीं, मैं गाना तो नहीं गाता हूँ, लेकिन आई वुड लव टू सिंग। मैं तो चाह है मेरी कि मैं भी गाने गाऊँ, और बिकॉज गानों का क्या होता है कि उसके लिए स्पेशली आपको टिकट लेके सिनेमा हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी गाड़ी में लगा लो, आप अपने मोबाइल पे लगा लो, और इसीलिए सिंगर्स एंड एवरीथिंग की एक पॉपुलैरिटी, एक फॉलोइंग और एक उनका वो जो क्रेज़ होता है, तो भले किसी हमारे जैसों के लिए तो क्या होता है कि अगर आपकी फिल्में लोगों ने देखी हैं तो उनको पता होगा आप कौन हैं, वरना तो वो है। तो चाहे वो इंटरनेशनल सिंगर्स हों, चाहे वो हमारे सिंगर्स हों, या कुछ भी हो, सिंगर्स का तो अपना एक क्रेज़ होता है। आई वुड लव टू एट सम पॉइंट एटलीस्ट कुछ गाने। नहीं, ऐसे कोई गाना नहीं आता है दिमाग में। नहीं, फेवरेट्स अपने बहुत होते हैं, डिपेंड करता है, वो मिक्स ही एक बनाई होती है एल्बम, उसी के अंदर सब अलग अलग मूड के अलग अलग वो चलते रहते हैं। जिम के लिए कुछ अलग बनाए होते हैं, कुछ ऐसा होता है, एंड ऑल दैट, बट ऐसा। How do you keep yourself fit? I feel a good days when you can wake up in the morning and do about half an hour, 45 minutes of yoga, and towards the evening you can do your walk or your running, or maybe both, for about an hour and a half, and
and you follow whatever regime is there or the diet that has been given to you, I think that is for me a good day. Along with work, अगर ये सारी चीज़ें भी पूरी होती रहें तो मुझे लगता है कि एक you feel that it's been a successful day. Yeah. One last question. What is the mantra of life for you? Well, my mantra has always been live and let live. Yeah. I don't try to pull people down or show anybody down or whatever. So my thing is this is a huge place here. ये धरती जो है वो जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये है, सबके लिए अपनी अपनी एक सबके लिए अपनी जगह है. आप अपने को आपको भगवान ने यूनिक बनाया है. जो आप कर सकते हो दूसरा नहीं कर सकता. जो दूसरा कर सकता है उस पर आपकी नज़र क्यों है. आप अपना मज़े लो. जब ये सोच आपकी हो जाएगी तो देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ ऑल्सो मच मोर. मैं तो करता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपना. Thank you so much and we wish to see you more. Thank you so much, ma'am. Pleasure talking to you. Thank you. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.